नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन की भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ। और आज का जो हेडिंग है वो है रियली प्योर एंड सिंपल। तो ये आर्टिकल लिखा गया है ब्रह्म कुमारी जी की ओर से। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ये बात कर रहे हैं कि जो भी हम विचार लेकर आते हैं, जो भी विचार क्रिएट करते हैं माइंड में, जो भी हम शब्द बोलते हैं और जो भी उसके हिसाब से एक्शन करते हैं, वो सभी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं जो भी जो हमारे आसपास की जो नॉन फिजिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है और जो वाइब्रेशन होती है हमारे आसपास में और पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें यहाँ पर फोकस करने की यहाँ पर बात बोले जा रहे हैं। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, उसी हिसाब से हमारा जो है एक्शन होता है, कर्म होता है। और जैसा कर्म होता है वैसा ही जो है हमें फल मिलता है अपनी ज़िंदगी में। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे अंदर वो यही है कि जो ये क्वालिटी है, ये वाइब्रेशन की क्वालिटी, इसकी इंटेंशन क्या है इसके पीछे। ये जैसी इंटेंशन होगी ना वो दूसरे को इन्फ्लुएंस करेगी, नेगेटिवली भी कर सकती है और पॉजिटिवली भी कर सकती है। तो यहाँ पर ये हमारे ऊपर है कि हमारी इंटेंशन कैसी हो। तो अगर हमारी इंटेंशन अच्छी है तो हम यहाँ पर जो भी सोचेंगे, जो भी यहाँ पर बोलेंगे और जो भी हमारा यहाँ पर कर्म होगा, एक्शन होगा, वो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, वो समाज की भलाई के लिए होगा और दूसरे की सोच रखने वाला होगा, जो दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर जब इंटेंशन प्योर है, पॉजिटिव है, किसी तरह की कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल है, तब तब जो है पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं, पीस की, लव की, अच्छी विशेष की, खुशहाली की और सच्चाई की। तो यही जो है ट्रांसमिट होती है बाहर। फिर जो भी लोग हमारी इंटरेक्शन में आते हैं तो वो जो है उनको इन्फ्लुएंस हो जाता है, जो भी हम, जैसा भी हमारा स्वभाव हो जाता है पॉजिटिव इंटेंशन होने की वजह से, तो उसका जो इम्प्रेशन है दूसरे के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। वो भी फिर सोचता ही सोचता है कि मुझे भी जो है इस इंसान से कुछ सीखना चाहिए। तो आप जो है एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं उस समय। तो ये आप ही के ऊपर है कि आपने मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बनना है या फिर आपने नेगेटिव इंटेंशन लेकर काम करना है। मोस्टली वर्ल्ड में क्या होता है, इंटेंशन जो भी होती है ना काम करने की, उसमें सबसे बड़ी चीज आ जाती है सेल्फिशनेस। मतलब कि अपना ही कोई ना कोई यहाँ पर आप तरीका ढूंढते हैं कि मेरा काम निकले। ओके, तो यहाँ पर यही चीज समझाने की बात की जा रही है। आगे बात बोल रहे हैं कि वो लोग जो हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसकी जो वाइब्रेशन से जो लोग सीखते हैं, ओके, तो वो हमेशा वो भी अपने दिमाग में ये चीज रखते हैं कि ये जो क्वालिटीज हैं मैं भी अपने अंदर डेवलप करूं। ओके, तो यहाँ पर देखो हर एक के पास अलग अलग तरह के गुण होते हैं, क्वालिटीज हर एक के पास अलग अलग तरह की है। सभी के पास सेम तरह की क्वालिटी नहीं है, लेकिन उनको निखारा जा सकता है, उनको डायरेक्शन दी जा सकती है। तो यहाँ पर हम जो हैं, हम अगर सही प्रैक्टिस करेंगे तो हम दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं। फिर वो भी सोचेगा कि हाँ भी मुझे भी यहाँ पर इस डायरेक्शन की ओर चलना चाहिए, मुझे भी इस तरह से बनना चाहिए जैसे वो इंसान है। तो यहाँ पर जो हमारी इंटेंशन है, ठीक है, वो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है। जितनी यहाँ पर प्योर होगी, पॉजिटिव होगी, सबके, हमारे जो आसपास के जो लोग हैं, उतना ही जो है लोग प्रभावित होंगे हमसे। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अगर दूसरी ओर हम बात करें तो जब इंटेंशन नेगेटिव हो जाती है या फिर इम्प्योर हो जाती है, तब जो हम किसी के साथ भी अगर हम इंटरेक्ट करते हैं तो हम जो है इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते। तो यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे जो कुदरत है उसको हम यहाँ पर जो है नेगेटिव चीज़ें दे रहे हैं। देखो जैसी अंदर सोच होगी, अगर नेगेटिव सोच जा रही है तो वैसे ही इम्प्योर इंटेंशन होगी। और अगर इरादा ही जो आपका इम्प्योर है, इरादा ही जो है उसमें नेगेटिविटी भरी है, तो जो रेडिएशंस निकलेंगी तो वो भी फिर नेगेटिविटी ही फैलाएंगी। और फिर जो नेगेटिविटी फैलाएंगे तो उससे नुकसान ही होगा, उससे फायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये दोनों तरह की जो यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंजेस हैं, एक यहाँ पर पॉजिटिव बोला गया है, दूसरा यहाँ पर नेगेटिव बोला गया है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें तब होती हैं जब जो है हम बिल्कुल चुप हो जाते हैं। हमारा जो माइंड के अंदर किसी तरह की जो थॉट्स हैं ना वो नहीं क्रिएट हो रही, ना ही हम बोल रहे हैं, ना ही कोई चीज़ जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, ना कोई यहाँ पर कर्म कर रहे हैं, ना कोई एक्शन कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं ऐसी सिचुएशंस के ऊपर। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जितनी यहाँ पर हमारे माइंड में अच्छी क्वालिटी की एक्टिविटी होगी, जितने अच्छे विचार पनपेंगे, ओके, तो
उतना ही जो है हम इंटेलेक्ट बनते जाएंगे। ओके, तो वो हमारी जो जिंदगियां हैं उसमें बहुत बड़े पैमाने पर प्रभाव डालेगा। ओके, हालांकि किसी टाइम में हो सकता है कि ये सारा प्रोसेस इनएक्टिव भी हो, लेकिन फिर भी ये प्रभाव डालता ही जाएगा आगे। तो यहाँ पर अच्छी क्वालिटी की जो है ना, यहाँ पर एनर्जी जो है रेडिएट होगी हमारी ओर से, जो है जो भी हमारे आसपास के लोग हैं वो प्रभावित होंगे हमसे। तो यहाँ पर कांस्टेंट स्पिरिचुअल एनर्जी जो है रेडिएटर्स के तौर पे हम काम करेंगे। लगातार जो है यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी को हम रेडिएट करते रहेंगे, तो हमारी वाइब्रेशन जो है प्रभावित करेगी दूसरों को। तो यहाँ पर हमारी जो पर्सनैलिटी है तो वो भी सभी समय जो है हर एक समय रेडिएट होते रहेगी, चाहे हम सो भी रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी हमारी पर्सनैलिटी जो है वो प्योर होती जाएगी, उतना ही प्योर हम जो है यहाँ पर रेडिएशन छोड़ेंगे। तो उतना ही जो इम्पैक्ट है हमारे आसपास के एनवायरनमेंट पे होगा, आसपास के लोगों पे होगा। वो भी सोचेंगे कि हमें भी जो है इस तरह से बनना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी कैसे चेंज हो, इस आर्टिकल में ये चीज़ आपको समझाई गई है, और कैसे आपकी इंटेंशन जो है आपको कैसे सही डायरेक्शन की ओर लेकर जा सकती है। अगर ऐसे इस डायरेक्शंस को हम फॉलो करते हैं तो जो भी पढ़ाई के वक्त जैसा भी डिप्रेशन होता है या फिर मन नहीं लगता, तो इन सब चीज़ों से जो है हम बच सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है साथ साथ ये पॉजिटिव साइकिल होता है माइंड का, इसको डेवलप करते रहना है। तो वो कैसे आएगा? वो आएगा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, सही इंटेंशन के साथ, और आगे बढ़ने की सोच के साथ कि अगर हम हारे भी हैं कोई बात नहीं, फिर उठना है, फिर आगे बढ़ना है। तो जो भी ये धीरे धीरे ये चीज़ डेवलप होनी शुरू हो जाएगी, तो आपके फेस पे एक स्माइल रहेगी। जब स्माइल रहेगी तो वैसे ही आपके सामने किसी तरह की नेगेटिविटी नहीं आने वाली है, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। तो इस आर्टिकल में बात की जा रही है डोंट रश पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, जेपीसी शुड कंसल्ट ऑल डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। तो यहाँ पर बेसिकली जो बात की जा रही है ऐसा है कि डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में एक तरह का जो है कंसल्टेशन चल रही है। उसके लिए भारत सरकार की ओर से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी। तो अब जो है वो इसी पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर जो है यहाँ पर कंसिडरेशन कर रही है, उसके ऊपर माथापच्ची कर रही है कि उसमें क्या क्या चीज़ें रखें, किन किन चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करके चलना है, ताकि कि आने वाले समय में हमारी जो इकोनॉमी में जो जिस तरह का भी यहाँ पर कॉम्पिटिटिवनेस होगा आने वाले समय में, उसको सही तरीके से यहाँ पर जो है डायरेक्शन दी जाए। और जो भी खामियां आएंगी, अगर हमने अपना डाटा उसको प्रोटेक्ट करके नहीं चले, अगर उसका जो भी नुकसान होगा तो उससे हम कैसे निपटेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर कौन कौन सी यहाँ पर जो प्रावधान है वो रखने चाहिए, डाटे को कैसे हम प्रोटेक्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पर इसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर कंसल्टेशन चल रही है। तो यहाँ पर जो ऑथर है ये बात कर रहे हैं कि और भी जो स्टेक होल्डर्स हैं ना, तो उनकी भी आप यहाँ पर राय लें। ओके, तो आप उनको नज़रअंदाज मत करें। तो इसी के ऊपर बेसिकली आर्टिकल जो है यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो अगर हम बात करें डाटा प्रोटेक्शन के बारे में, तो फॉर एग्जांपल अभी देखो आधार कार्ड में भी आपका जो है डाटा जो है वो वहाँ पर स्टोर्ड है। कहने का मतलब आपकी आंखों का डाटा है, ओके, आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, तो और आप भी जो जानकारी है सारी की सारी जो है यहाँ पर आधार कार्ड में लिंक्ड हो चुकी है। तो उसके भी यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इश्यूज निकल कर आए हैं कि आपका डाटा जो है लीक हो जाता है। तो ऐसी न्यूज़ भी रही है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कई मशहूर सेलिब्रिटीज़, उनका डाटा भी ऐसे लीक हो जाता था आधार कार्ड का। तो ऐसे ही अगर दूसरी और बात करें, जैसे आप अपनी सोशल मीडिया पे आईडीज चलाते हैं, तो आपका भी पर्सनल डाटा है, ओके, तो उसका भी कहीं मिसयूज ना हो जाए। तो इसके रिगार्डिंग यहाँ पर डाटा प्रोटेक्शन बिल चाहिए। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल अगर मैं दूं, तो हमारे यहाँ जितना भी डाटा प्रोसेस होता है, तो जो भी हम अपलोड करते हैं, चाहे फेसबुक है, चाहे कोई भी किसी तरह का भी कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो उसका सारा का सारा डाटा जो है वो स्टोर हो रहा है यूएस में। तो भारत की बाउंड्री में ऐसा कोई भी डाटा स्टोर नहीं हो रहा है, तो इसका हमें नुकसान हो सकता है आने वाले समय में। तो भारत सरकार ये भी हमेशा कहती है, जो भी ऐसे जो बिग प्लेयर्स हैं जो हमारा डाटा बाहर लेकर जाते हैं, तो उनको कहती है कि आप हमारे देश का डाटा हमारे देश में ही रखें, तो इससे सिक्योरिटी रहेगी। चाइना ऐसा ही करता है, इसीलिए चाइना जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको एंट्री नहीं करने देता चाइना में। चाइना ने हर एक का जो है यहाँ पर एक रेप्लिका निकाला हुआ है। अगर हम यहाँ फेसबुक चलाते हैं तो चाइना ने अपनी फेसबुक यहाँ पर ओपन की है। अगर गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन माना जाता है तो चाइना का अपना है। तो हर एक क्षेत्र में यूएस को टक्कर दी हुई है चाइना ने।
तो यहाँ पर हमें भी ज़रूरत है कि हम अपनी इकोनॉमी, जो आने वाले समय में इकोनॉमी में कैसे जो है डायरेक्शन देके चले, क्योंकि आने वाला समय सारा का सारा जो है सॉफ्ट कंप्यूटिंग का है। तो कंप्यूटरी या नेटवर्क की मदद से ही जो है सभी काम होने वाले हैं। तो ये अभी बहुत बड़े पैमाने पर भारत में भी फैलेगा। हमारी आबादी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो जब तक पूरी आबादी तक फैलेगा तब तक हमें कोई ना कोई यहाँ पर ऐसे सोल्यूशंस निकालने होंगे कि हम अपने डाटा को जो है प्रोटेक्ट करके चलें। तो यहाँ पर आगे यही बात कर रहे हैं कि इन टर्म्स ऑफ डाटा बीइंग अवेलेबल टू ट्रेन एल्गोरिथम्स दैट वुड ड्राइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस even as individual citizens are protected from harm arising from misuse of their data। तो हमें हर एक इंडिविजुअल को भी बचाना है। जो भी यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हैं, अगर किसी तरह का भी डाटा का मिसयूज होता है तो यहाँ पर इस तरीके से हमने यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है आम सिटीजन्स को। तो आप देखेंगे जैसे साइबर सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन भी खुल चुके हैं। तो सबसे पहला साइबर सिक्योरिटी पुलिस स्टेशन खुला है, वो महाराष्ट्र में खुला है। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ऐसे पुलिस स्टेशन खुलने शुरू हो गए। तो आप देख सकते हैं कि मामला यहाँ पर कितना गंभीर है। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो जेपीसी है, जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया काम कर रही है। धीरे धीरे यहाँ पर जो है आगे चल रही है। तो यहाँ पर उनको ये चीज़ कोशिश करनी चाहिए कि जो बाहर के स्टेक होल्डर्स हैं, ओके, जो भी यहाँ पर इस डाटा के रिगार्डिंग जो काम करते हैं, तो उनकी भी यहाँ पर सलाह जो है वो लेनी चाहिए। उनकी सजेशंस जो भी है वो भी यहाँ पर लेनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं, और भी बहुत सारे यहाँ पर कमेटी के मेंबर्स हैं जो यहाँ पर ये कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें चांस नहीं दिया जा रहा हमारे व्यूज को प्रेजेंट करने के लिए कि हम क्या कहना चाहते हैं। और आगे यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो यूरोप में जो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन आई हैं, तो उसके उलट यहाँ पर भारत में जो यहाँ पर पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है, तो उसके अंदर यहाँ पर जो डाटा प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है कि उसके तहत जो डाटा निकलता है, ओके, तो उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया कि उसको भी हम प्रोटेक्ट करके चलेंगे। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि हम जो यहाँ पर पर्सनल डाटा प्रोसेसिंग की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो है इस चीज के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज जो है नहीं कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हम ये चीज देख सकते हैं, इसको फर्दर किस तरीके से हम कलेक्ट कर रहे हैं, इसको अलग अलग केसेस के हिसाब से हम यहाँ पर जो है इनको व्यू कर सकते हैं। कुछ ऐसे डाटे हो सकते हैं जो बहुत ही क्रिटिकल हों, ओके, और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ही सेंसिटिव हों। तो हमें उसी हिसाब से जो है इनके ऊपर अप्रोच लगानी होगी आने वाले समय में, और उसी हिसाब से उतनी ही जिम्मेदारी के साथ जो है इनको कलेक्ट करना है, और उतनी ही यहाँ पर जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ताकि कि आने वाले समय में किसी तरह की हानि जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पर जो है किसी को ना पहुंचे। ओके, तो यहाँ पर एक तरह की जो पब्लिक है उसको यहाँ पर सपोर्ट करने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि जो बाबूज हैं, जो दफ्तरों के सरकारी बाबू हैं, तो यहाँ पर रेगुलेशन ऐसी होनी चाहिए कि इनको जो है हम इतनी पावर ना दे दें कि जो कि वो किसी भी कंपनी को यहाँ पर पेनलाइज कर दें, वहाँ पर उनको चार्जेस लगा दें कि आप ही की गलती की वजह से जो है यहाँ पर डाटा जो है चोरी हो गया। तो यहाँ पर देखो, गलती किसी की भी हो सकती है। जो यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करके किसी का डाटा जो है उसको चुरा रहा है, तो यहाँ पर गलती उसकी है। ओके, तो यहाँ पर सीधे सीधे किसी कंपनी के ऊपर ब्लेम लगा देना, उसी के ऊपर चार्जेस लगा देना, वो भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो है अच्छा एक नोटिस जो है आप जो है डाटा कलेक्शन के ऊपर दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो जब तक कंसेंट नहीं आता, ओके, तब तक जो आप जो है आगे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब चीजें देखनी होंगी, क्योंकि अभी भी जो अगर डाटा प्रोटेक्शन की बात करें तो बहुत बड़े लेवल पर जो लोग जो है अभी लिटरेट नहीं है इसके बारे में। यहाँ पर इलिटरेसी अभी भी ज्यादा है। सेमी लिटरेट जो लोग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो उसी हिसाब से जो है ब्रीच जो है ना डाटा की, वो हो सकती है आने वाले समय में। तो यहाँ पर इनको इसी सिचुएशन के हिसाब से टैकल करना होगा। और आगे बात कर रहे हैं जो यहाँ पर फाइनेंशियली ऑटोनोमस यंगस्टर्स हैं, अभी जिनकी उम्र 18 से ज़्यादा नहीं हुई है, 18 से कम है, तो वहाँ पर अगर उनका डाटा आपने लेना है तो वहाँ पर उनके पेरेंट्स की परमिशन जो है वो चाहिए। और अगर बात करें सोशल मीडिया अकाउंट्स की, तो यहाँ पर जिनकी उम्र 13 साल है, ओके, तो उनके वहाँ पर भी जो है यहाँ पर आपको परमिशन चाहिए। ओके, तो यहाँ पर 13 साल की जो उम्र है, तो वहाँ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ तक आप जो है ले सकते हो। ओके, लेकिन अगर दूसरे अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर 18 से कम की अगर उम्र है तो वहाँ पर परमिशन चाहिए। ओके,
आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आप उन लोगों को पकड़ लेते हो कि जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है डाटा को कलेक्ट करने के लिए, उसकी कलेक्शन करने के लिए, अगर वहाँ पर कोई किसी तरह की एक्यूरेसी नहीं पाई जाती है, अगर डाटा कंप्लीट नहीं पाया जाता है, तो यहाँ पर अगर उनको पकड़ के आप जेल में डाल देते हो तो ये भी अनरीजनेबल होगा, ये भी सही नहीं होगा। तो इसमें पता नहीं किसकी गलती हो, अगर डाटा पूरा नहीं मिल पाया, अगर कंप्लीट नहीं हो पाया, ओके, अगर एक्यूरेट नहीं मिल पाया, तो यहाँ पर किसी की गलती की सजा किसी और को नहीं दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना होगा। तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन जो है सेंसिटिव डाटा और क्रिटिकल डाटा में, तो यहाँ पर हमें इस सब चीज़ों को जो है ना फोकस करके चलना है कि आने वाले समय में जो है कंपनीज जो है उनको नुकसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर चाहे सेंसिटिव डाटा है, चाहे क्रिटिकल डाटा है, चाहे कोई डाटा खत्म कर दिया गया है, इरेज कर दिया गया है, चाहे कोई फॉरगॉटन डाटा है, तो इन सब चीज़ों से जो है यहाँ पर कंपनीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सब कुछ जो है ना हमें सही तरीके से इनको असेस करके चलना होगा। तो इसके लिए जो भी हम यहाँ पर बिल लेकर आएंगे, कल को ये लॉ बनेगा, तो उसका अच्छे से यहाँ पर एग्जामिन करके चलना होगा कि क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल जिस पर्पस के लिए हमने यहाँ पर इसको बनाया है, और क्या जो है इसका जो है आने वाले समय में रिजल्ट निकल सकते हैं आने वाले समय में। तो ये सब कुछ जो है किसी भी राज्य की जो यहाँ पर गैर कानूनी पहुंच है उससे ऊपर हो। ओके, जो भी हमें जो लॉ प्रोवाइड किया जाए जिसकी वजह से सबकी प्रोटेक्शन हो, सबको यहाँ पर फायदा मिले, और किसी भी गलत आदमी, किसी भी कहने का मतलब सही आदमी को यहाँ पर जो है गलत बनाकर पेश ना किया जाए आने वाले समय में। तो इन सब चीज़ों का यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा। जो ये नया जो बिल बनाया जा रहा है अभी, जो अंडर कंसिडरेशन है बाय द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं जो अफगानिस्तान का जो चैलेंज है, जो अभी के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं जो बाइडेन, तो उनके सामने ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इनके जो पहले प्रीडिसेसर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने ऐसे डिसीजंस कुछ लिए हैं जिसकी वजह से अफगानिस्तान में जो रीजन है उसका जितना भी आसपास का रीजन है, जो अफगानिस्तान के आसपास जो रिलेटेड कंट्रीज भी हैं, तो वहां पर जो है डिस्टेबलाइज जो है रीजन हो रहा है। तो यहाँ पर इन्हीं के डिसीजन है डोनाल्ड ट्रंप के जिनकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है अफगानिस्तान के रीजन पर। तो यहाँ पर इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि सबसे पहला जो यहाँ पर टास्क रहेगा ना, जब जो बाइडेन जब एज प्रेसिडेंट जब शपथ लेंगे और कमान इनके हाथ में आएगी, तो सबसे पहले तो इन्होंने इस चीज़ के ऊपर उनको सोचना होगा कि जो अफगानिस्तान का रीजन है, जो उसके आसपास का रीजन है, वहाँ से जो इनके प्रीडिसेसर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने जो यहाँ पर ट्रूप्स को विड्रॉ कर लिया था ना, इन्होंने एक यहाँ पर एग्रीमेंट साइन किया था जो तालिबान लीडर्स थे उनके साथ दोहा में। तो यहाँ पर उस एग्रीमेंट के साथ ये हुआ था कि जो अमेरिका है वो अपनी फोर्सेस जो है वापस बुलाएगा काफ़ी हद तक, और जो है तालिबान जो अफगानिस्तान है उसको उसी के ऊपर जो है छोड़ देगा, अफगानिस्तान की सरकार उसे चलाए, और तालिबान जो है वहाँ पर जो है सपोर्ट करेगा। ओके, तालिबान जो है वहाँ पर नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अभी ये वो एग्रीमेंट हुआ है, ओके, तो उसी के बाद की अगर बात करें तो यहाँ पर दोबारा से अटैक्स होने शुरू हो गए अफगानिस्तान में। जो वहाँ की लोकल सोसाइटी है वहाँ पर लोग मरने शुरू हो गए। ओके, तो यहाँ पर वो सिलसिला फिर शुरू हो गया जो पहले था। ओके, तो यहाँ पर जो सबसे पहले जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन है, तो उनको अभी बात करनी चाहिए जो नेटो लीडर्स हैं। तो नेटो भी एक तरह का ये मिलिट्री संगठन है जो यहाँ पर बनाया गया था कोल्ड वार के दौरान, जब यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार चलती थी। तो उस समय यूएस के जो यहाँ पर अलाइड कंट्रीज थी जो यूएस को सपोर्ट करते थे, तो उन सब ने यहाँ पर मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम दिया गया जिसको नाटो। तो यहाँ पर इसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कौन कौन की कंट्रीज इसके मेंबर है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पर इनको आप ये कह सकते कि ये अपने जो है ट्रूप्स जो है यहाँ पर डिप्लॉय करें जब तक कि जो बाइडेन जो है एज ए प्रेसिडेंट शपथ नहीं लेते, और दोबारा से जो डिसीजन है कि अमेरिका के ट्रूप्स जो वापस बुलाए गए उनको जो है रिवर्स नहीं करते डिसीजन को, ओके, और वापस दोबारा से अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स नहीं भेज देते। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ट्रंप थे इन्होंने अपन डिसीजन लिया था कि यहाँ पर 2500 के करीब जो है यहाँ पर ट्रूप्स को कम किया जाएगा अफगानिस्तान में। 15 जनवरी को ये डिसीजन लिया गया था, जिसकी वजह से जो रीजन की स्टेबिलिटी है, पीस है, सेफ्टी सिक्योरिटी है, और जो उसकी जो कंट्रीज है आसपास की इस सब रीजन में, वो जो है ग्रेट रिस्क के ऊपर चलेगी है। वहां पर बड़े पैमाने पर खतरा जो है मंडरा रहा है कि तालिबान जो है ना अपनी मनमर्जी करता है और कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर पिछले 2 दहाकों में जो भी अफगान के लोगों ने यहाँ पर कमाया है ना, जिस तरीके से मेहनत करके यहाँ पर इस लेवल तक अफगानिस्तान को पहुंचाया है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट वहां पर चुनी जाती है,
इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वहाँ पर लोग वोट डालते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बनाने में काफ़ी समय लगा है अफगान लोगों को। तो ये सारा का सारा मिट्टी में मिल जाएगा अगर इस स्टेबिलिटी अगर ये भंग हो जाती है दोबारा से। तो यहाँ पर जो है जो इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट है उसकी यहाँ पर मदद करनी चाहिए कि अपना साइज बढ़ाए, अपना जो वोटर कैपेबिलिटी है उसको पूरे अफगानिस्तान रीजन तक फैलाए कि लोग वोट करें आकर, तालिबान के दबाव के अंदर जो है वो काम ना करें, कैपेबिलिटी बढ़ाएं। इनका जो जो ऑफिशियल लॉ इन्फोर्समेंट है, जो भी ये कानून बनाते हैं, उनकी रीच पूरे अफगानिस्तान तक पहुंचे। तो इस तरह से यहाँ पर मदद करनी चाहिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट की, जो यहाँ पर इलेक्टेड अफगानिस्तान गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर जो है बेसिक कोशिश करो कि जो यहाँ पर डेमोक्रेसी है ये स्टेबलाइज हो। ओके, तो यहाँ पर तालिबान जो है यही चीज चाहता है कि कंट्रोल तालिबान का अफगानिस्तान का हमारे हाथ में रहे, ना कि इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पर कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि इलेक्टेड अफगान गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट होते हैं वो स्पीच दे रहे होते हैं और बाहर गली में जो है यहाँ पर बम धमाके हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं सिचुएशन के अंडर जो है ये काम कर रहे हैं, इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट भी इन्हीं सिचुएशन के अंदर काम करती है। तो यहाँ पर यहाँ पर कह सकते हैं कि बहादुरी वाली गवर्नमेंट यहाँ पर जो है काम करती है, चाहे कोई भी यहाँ पर प्रेसिडेंट बनता है। तो यहाँ पर जो तालिबान को स्पॉन्सर करते हैं, यहाँ पर एग्जांपल ली गई है इस्लामाबाद, पाकिस्तान। तो यहाँ पर इस्लामाबाद कैपिटल है पाकिस्तान की, तो इनको यहाँ पर दोष दिया जा रहा है कि ये स्पॉन्सर करते हैं तालिबान को, ये पूरी सपोर्ट करते हैं, यही नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान में जो है यहाँ पर स्टेबिलिटी आए। तो भारत भी यहाँ पर बढ़ चढ़कर अपने रीजन में अफगानिस्तान में मदद करता है। वहाँ पर पार्लियामेंट भारत ने बनाकर दी है, वहाँ के इलेक्शंस में भारत सपोर्ट करता है, इलेक्शन मशीनरी वहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो जिस तरह से भी सपोर्ट होती है भारत अफगानिस्तान की करता है। तो इसीलिए अफगानिस्तान के साथ भारत के जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर अफगानिस्तान को यहाँ पर फूड ग्रेन्स की सप्लाई भी भारत बेचता है। तो यहाँ पर एक रोड निकालने की बात कही गई थी कि पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान तक भारत जो है सामान पहुंचाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने रास्ता देने से मना कर दिया था। तो फिर बाद में भारत ने बाय शिप जो है मुंबई का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है वहाँ से फूड ग्रेन्स भेजने शुरू किए थे टू शबार पोर्ट। फिर शबार पोर्ट से बाय रोड और रेलवे अफगानिस्तान के अंदर एंटर करते थे बाय ईरान टू अफगानिस्तान। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से भी भारत ने अफगानिस्तान की मदद की है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो समय है ना, ये समय ऐसा नहीं कि पिछले 2 दहाकों की जो मेहनत है उसको यहाँ पर गवा दें, जो जो कमाया था पिछले 2 दहाकों में उस सबको मिट्टी कर दें। यहाँ पर जो भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पिछले 2 दहाकों में बनाए गए हैं ताकि कि अच्छे से इलेक्शन हो पाए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बन पाए। इसके अलावा जो गर्ल्स की जो एजुकेशन है इसको इंश्योर किया गया, जो यहाँ पर वोमेन है इसको यहाँ पर प्रोत्साहन दिया गया कि वो भी आगे आए, आगे बढ़े, उनके टुवर्ड्स जो एटीट्यूड है वो चेंज हुआ। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर कुर्बानियाँ दी गई हैं इन सब चीज़ों को यहाँ पर हासिल करने के लिए। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है ब्लड जो है वो जो है यहाँ पर बखेरा गया है पूरे अफगानिस्तान की धरती पर। और अमेरिकन भी इनमें इंक्लूड हैं, जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं इनकी भी जानें बहुत बड़े पैमाने पर जा चुकी हैं। ओके, तो यहाँ पर इन सब की यहाँ पर ये वैल्यू है, जो देन है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान आज की डेट का अफगानिस्तान बना है। जो कि लोग देखते हैं अफगानिस्तान को कि वहाँ पर भी कोई प्रेसिडेंट चुनकर आता है, जब भी नेशनल लेवल पर मीटिंग्स होती हैं किसी अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट आते हैं। तो यहाँ पर भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है अफगानिस्तान का। तो इसी से पाकिस्तान भी इससे चिढ़ता है, क्योंकि अफगानिस्तान पड़ोसी पाकिस्तान का है लेकिन अच्छे रिलेशन भारत के साथ है। तो यहाँ पर हम जो है अफगानिस्तान को उसकी हालत पे नहीं छोड़ सकते हैं कि तालिबान को हम कह दें कि आप जो है यहाँ पर एक तरह का इनविटेशन दे दें कि आओ दोबारा से यहाँ पर टेरर जो है उसको यहाँ पर टेकअप करो और जो है यहाँ पर अफगानिस्तान की जो सोसाइटी है उसको यहाँ पर ख़त्म करना शुरू कर दो। तो यहाँ पर इंडिया और जो आसपास में जो रीजन है और पूरे वर्ल्ड के ऊपर भी इसका जो है इम्पैक्ट होएगा। ओके, सिर्फ यूएस ही नहीं है, यहाँ पर सभी जो है इसके जो है दायरे के अंदर आ जाएंगे जब तालिबान दोबारा से उभरेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी यूएस ट्रूप्स को अगर वापस बुलाया जा रहा है तो वहाँ पर जो एक तरह का लॉन्च पैड बना देंगे कि दोबारा से जो टेरर है वो बड़े पैमाने पर बढ़ना शुरू हो जाए अफगानिस्तान में और तालिबान जो है रूल करे एक साइड से। तो पहले ऐसी ही सिचुएशन थी अफगानिस्तान की, तालिबान का ही रूल था, वही चलाता था और धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पर आगे आए तो यहाँ पर गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू किया, गवर्नमेंट जो यहाँ पर मिलिट्री है उनको सपोर्ट करना शुरू किया। तो यहाँ पर जो यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आने वाले समय में शपथ लेगा और प्रेसिडेंट बनेंगे मिस्टर जो बाइडेन, तो वो जो है इस चैलेंज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक रीजन में यहाँ पर अमेरिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि अमेरिका के पास
वो सब कुछ है जो बाकी कंट्रीज के पास नहीं है। तो यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ पर एज ए सुपर पावर जो है यहाँ पर पूरी की जो वर्ल्ड है, तो यहाँ पर जो डिस्टेबलाइज रीजन है तो वहाँ पर जो है कोशिश करे कि स्टेबलाइजेशन लेकर आए, अच्छी पॉलिसी वहाँ पर प्रमोट करे और आने वाले समय में इस तरीके की डायरेक्शन दें जो कि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जो है आपसी जो पीस है वो बढ़े। क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर बात करें तो उसके लिए जो यहाँ पर इंटेग्रेशन है वो ज़्यादा हो और लोग इकट्ठे हों, कंट्रीज इकट्ठे हों, इससे भी यहाँ पर जूझें, जो टेररिज्म है इससे भी जूझें, इसको भी खत्म करें। तो इसके लिए ऐसी पॉलिसीज जो है आने वाले समय में बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सभी कंट्रीज को इकट्ठे होना होगा, तो एक साथ यहाँ पर इकट्ठे होकर जो है यहाँ पर लड़ाई लड़नी होगी। इस आर्टिकल में हम बात करने जा रहे हैं जीडीपी के बारे में। तो अभी क्या जो है प्रेडिक्शन आई है जीडीपी की और आने वाले समय में क्या हो सकती है, कितनी जल्दी हम उभर सकते हैं, तो इन सब मुद्दों के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है। स्टार्टिंग में यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि इंडिया जो कोविड-19 की वजह से जो रिसेशन भारत में यहाँ पर उभरा, तो यहाँ पर इस रिसेशन की वजह से जो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा उससे अच्छे से यहाँ पर जो है ग्रोथ देखने को मिली है। काफ़ी बढ़िया तरीके से फास्टर ग्रोथ यहाँ पर जो है जैसे प्रेडिक्ट किया गया था कि मतलब अभी बहुत लंबे समय तक यहाँ पर जो है ग्रोथ नीचे ही रहेगी, लेकिन उस प्रेडिक्शन के हिसाब से काफ़ी बढ़िया तरीके से यहाँ पर ग्रो जो है जीडीपी हुई है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था वो -23.9% के आसपास था और जो सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट आया वो -7.5% के आसपास आया। तो यहाँ पर इसको एक बिग इंप्रूवमेंट यहाँ पर बोला जा रहा है भारत की इकोनॉमी के लिए। यहाँ पर जब ये -23.9% का डाउनफॉल आया था तो ऐसी सिचुएशन सिर्फ इंडिया में नहीं थी, या ऐसी सिचुएशन वर्ल्ड के काफ़ी जो एडवांस्ड इकोनॉमीज थी वहाँ पर भी बन गई थी। तो अगर यहाँ पर यूएस की बात करें तो वहाँ पर भी -33% जीडीपी का वहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला था। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अभी जो बाकी की कंट्रीज हैं तो यहाँ पर वो उनको भी यहाँ पर जो हिट हुआ था। ओके, तो यहाँ पर अभी सेकंड कोविड सर्ज जो है वहाँ पर जो है बढ़ना शुरू हो गया, दूसरा फेज जिसको हम कहें कोविड का, वो भी वहाँ पर बढ़ना जो है शुरू हो गया है। तो अगर आप इसको कंपेयर करें तो पिछले साल भी नवंबर के महीने में ही एक्चुअली ये स्टार्ट हो गया था, नवंबर दिसंबर में ही ये स्टार्ट हो गया था। और ये जब बाहर बाकी इकोनॉमीज में फैलना शुरू हुआ तो वहाँ पर जनवरी फरवरी के महीने में ये काफ़ी बूम पर चला गया था। तो अभी इसको बोला जा रहा है कि सेकंड फेज जो है वो भी काफ़ी कंट्रीज में शुरू हो गया है, तो वहाँ पर भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसके ऊपर भी यहाँ पर फोकस पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बात करें, भारत की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन ठीक है। यहाँ पर फिलहाल तो कोई लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने की ऐसी सिचुएशन तो नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर आगे बात करें जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हैं जीडीपी के, जिससे हमें पता चलता है कि कंजप्शन कौन कौन एरियाज में जो है बढ़ती जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन की बात कर रहे हैं, रेल फ्राइट की बात करें, ऑटो सेल्स की बात करें, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की बात करें, तो यहाँ पर इनमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो यहाँ पर अगर ऐसे ही ट्रेंड ये चलता रहा ना इन सभी सेक्शंस में, तो आने वाले समय में इंडिया दोबारा जो है जैसे प्री कोविड सिचुएशन थी, मतलब कोविड आने से पहले की जो सिचुएशन थी जीडीपी की, उसी लेवल पर पहुंच जाएगा बाय दिसंबर 2020 और मार्च 2021। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये बात ये भी कह रहे हैं कि पहले प्रेडिक्शन ये थी कि अब दिसंबर 2021 तक जाकर जो है सिचुएशन नॉर्मल होगी। तो यहाँ पर ये चीज़ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ये पहले ही हो जाएगा, ये मार्च 2021 तक ही जो है सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, जैसे कोविड-19 आने से पहले की सिचुएशन थी। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं गुड जॉब, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट प्रॉफिट में भी यहाँ पर जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ पर अगर बात करें वेजेस की, तो यहाँ पर उनकी वेजेस जो है वो इस तरीके से नहीं बढ़ी जिस तरीके से प्रॉफिट बढ़े हैं। और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो यहाँ पर तो भारत सरकार ने काफ़ी पैकेजेस अनाउंस किए थे, स्पेशली 3 लाख करोड़ का पैकेज था एमएसएमईज के लिए, कि ये जो है यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं, तो यहाँ पर खराबी ना आए। तो यहाँ पर भारत सरकार ने पूरी मदद की है। लेकिन फिर भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये कुछ अनसस्टेनेबल सा लग रहा है, क्योंकि जो लेबर है ना, लेबर क्लास को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो ये डीप रिसेशन आया था, लॉकडाउन लगा, सभी इकोनॉमी ठप हो गई, तो उसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर जॉब लॉस भी हुआ था। ओके, तो यहाँ पर अभी लॉकडाउन के बाद जो सिचुएशन है, अभी ये लगातार ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है गिर रहा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब सितंबर में जो इसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया था वो 6.7% के आसपास था। तो हालांकि ये बहुत लोअर है, जो प्री कोविड की सिचुएशन थी फरवरी महीने, तब ये 7.6% था। ओके, तब अनएम्प्लॉयमेंट रेट और हाई था फरवरी के महीने।
अभी सितंबर में उसके मुकाबले कम ही हुआ है। तो यहाँ पर आगे बात करें, जो रूरल वेजेस हैं वो अभी बढ़ रही हैं, ओके, गिर नहीं रही हैं। तो यहाँ पर ये बात भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, भारत सरकार ने वेरियस स्कीम्स भी यहाँ पर अनाउंस किए हैं, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग स्कीम्स के थ्रू की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट की जाए। जैसे मनरेगा स्कीम तो है ही, जिसके तहत जॉब मिलती है जो गांव के लोग होते हैं उनको। तो इसके अलावा भी जैसे प्राइम मिनिस्टर गरीब कल्याण योजना चलाई गई है, तो यहाँ पर उसके तहत भी जो है रोजगार मिल रहा है। कुछ गांव के लोग हैं जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, जो अपने गांव में जाके बस गए हैं, कि उन्हीं के गांव के आसपास जो बिल्डिंग कम्प्लेक्स बनेंगे, जो भारत सरकार के हेतु जो कम्प्लेक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, उनमें उन्हीं को जो है जॉब जो है प्रोवाइड की जाए। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के चीफ हैं महेश व्यास जी, तो यहाँ पर वो ये बात कह रहे हैं कि ये जो रेट आया है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये नीचे गिरता जा रहा है, ये एक तरह का मिसलीडिंग है, ओके, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 20 मिलियन के हिसाब से नीचे गिरी है। तो यहाँ पर जब 20 मिलियन के हिसाब से लोग काम पे ही जाने पे इंटरेस्टेड नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहते, तो फिर यहाँ पर आप कैसे कह सकते हो कि जो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो गिर रहा है। तो यहाँ पर ऑथर बात कर रहे हैं कि हम मानते हैं इस बात को, लेकिन ये जो सब ट्रेंड है ना, जो आप बात कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से बात आप कर सकते हो, ओके। हम बात कर रहे हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड की, कि अभी छोटे पैमाने पर जो है क्या यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर जो रूरल वेजेस हैं, तो वो यहाँ पर उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो गिरा है। हालांकि यहाँ पर काफी बड़े पैमाने पर डीप रिसेशन था उसके बावजूद भी। और यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है ना, भारत ने यहाँ पर अगर कंपेयर करें भारत को बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स के साथ, तो उस हिसाब से बहुत छोटा शेयर जो है एज ए फिस्कल स्टिमुलस के रूप में भारत ने अपनी इकोनॉमी में झोंका है। तो यहाँ पर आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत पैकेज 1, भारत पैकेज 2, आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3, यहाँ पर स्टिमुलस पैकेज। तो यहाँ पर ये स्टिमुलस पैकेजेस जैसे भी अलग अलग राउंड्स में भारत सरकार ने प्रोवाइड किए हैं, यहाँ पर जो अमाउंट दी गई है ना जीडीपी के रेशो के हिसाब से, तो बहुत कम है अगर इसको कंपेयर करें बाकी कंट्रीज के साथ। फिर भी जो है भारत की इकोनॉमी अच्छे से जो है वापस पटरी पर आ रही है। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो जापान का यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस था, वो उसकी जीडीपी का 21% था। इसके अलावा जो यूएस था, उसने 13%, उसकी जीडीपी का 13% का हिस्सा जो था उसने अपनी इकोनॉमी में झोंका था। पैसे यहाँ पर बांटे थे कि अलग अलग सेक्टर्स में दोबारा से रिवाइवल हो इकोनॉमी का। तो यहाँ पर और प्लानिंग कर रहा है अमेरिका की 10% और देगा। और बात करें ब्राजील की, वो 12% दे रहा है, चाइना 7% दे रहा है। तो इंडिया ने यहाँ पर सिर्फ 2% जो है ना, उसी के आसपास का जो जीडीपी का जो 2% है, उसी को यहाँ पर बांटा है अलग अलग राउंड्स में। तो यहाँ पर यह बात बोली गई है कि जितने बड़े पैमाने पर स्टिमुलस पैकेज होंगे, उतने बड़े पैमाने पर यहाँ पर रिलीफ भी मिलेगा जो यहाँ पर स्ट्रेस हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि इंडियंस ने कभी भी अपने सरकार को यह ब्लेम नहीं किया कि उन्होंने यहाँ पर जो भी हमें रिलीफ दिया है वो इनसफिशिएंट है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बीजेपी बिहार में दोबारा से इलेक्शन जीत गई, सबसे बड़े पार्टी बनकर उभरी है, ओके। तो 74 के आसपास सीट्स बीजेपी के पास गई हैं, और इलेक्शन लड़ा था सिर्फ 110 सीट्स के ऊपर। तो उसमें से भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस बीजेपी देगी। तो यहाँ पर ये इंडिकेशन है कि यहाँ पर मतलब वो बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है जो माइग्रेंट वर्कर्स थे वापस लौटे थे। कोई पैदल गया था और कोई साइकिल पे गया था। तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर रोष भी हो सकता था, लेकिन ऐसे जो है ब्लेम कोई भी देखने को नहीं मिले हैं। हालांकि काफी बड़े पैमाने पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी उस जो कोविड का जो दौर था उस समय। तो यहाँ पर जो धीरे धीरे अभी जो फॉल आ रहा है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट में, तो और जो मैन्युफैक्चरिंग में जो राइज हो रहा है, तो यहाँ पर ये चीज देखने को मिल रही है कि जो माइग्रेंट वर्कर्स है दोबारा से काम पर वापस आ रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर इंडिया जो है यहाँ पर जिस तरीके से काम करना चाहिए था उस तरीके से यहाँ पर उसने भारत सरकार ने फोकस करके काम किया है। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करने की जो गुड मानसून है, अच्छा मानसून आया है, और जो स्टैंडर्ड फैमिली सिस्टम है, तो यहाँ पर इसने भी अच्छी सर्विस जो है यहाँ पर प्रोवाइड करती है, और एक तरह से जो है सपोर्ट मिल गई है भारत की इकोनॉमी को, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की भी बात करें तो। और आगे यहाँ पर बात करने की जो जीडीपी है, वो ऐसे लग रहा था कि बहुत बड़े पैमाने पर ये गिरेगी, तो ऐसा डर था। लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर अगर बात करें फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशो, तो इतना बड़े पैमाने पर ये नहीं बढ़ा है, और ना ही जीडीपी इतने बड़े पैमाने पर जो है सेकंड क्वार्टर में गिरी है। आगे आप यहाँ पर बात कर रहे हैं जो डेप्ट टू जीडीपी रेशो है, यहाँ पर कितना कर्जा है किसी कंट्री के ऊपर और कितना जीडीपी है, ठीक है। तो उसकी रेशो निकाली जाती है। तो यहाँ पर इसको बोला जा रहा है कि 90% से ज्यादा जा सकती थी। यहाँ पर लोन लेकर ही जितने ये स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं, यहाँ पर बढ़ोतरी में लोन लेकर हम काम चला रहे हैं।
और भी जो कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं, तो यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जहाँ न्यू डेवलपमेंट बैंक है, जहाँ फिर वर्ल्ड बैंक है, इनसे लोन लेकर ही हम यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट चला रहे हैं। तो यहाँ पर कर्जा बढ़ता है, तो वैसे ही भारत के ऊपर 100 लाख करोड़ का कर्जा हो चुका है। तो उन सभी इस 100 लाख करोड़ के कर्जे की हम अभी अभी तक किस्तें देते हैं ब्याज की। ओके, तो यहाँ पर अनुमान था कि ये 90% से ऊपर चला जाएगा, तो अभी यहाँ पर ये 85% के आसपास है। इसके अलावा जो इकोनॉमिस्ट हैं आनंद नारायण जी, ओके, ऑफ द ऑब्जर्वेटरी ग्रुप, तो यहाँ पर ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि जो ट्रू फिजिकल डेफिसिट है, जो वित्तीय घाटा होता है एक साल का, वो जीडीपी के 15% के आसपास रहेगा फॉर द सेंटर एंड द स्टेट्स कंबाइन। तो यहाँ पर भारत सरकार जो है जब सेंटर का बजट अनाउंस करती है, तो इसको भी यहाँ पर 3% के आसपास, 3% ऑफ जीडीपी के आसपास इसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी ये बढ़ जाता है। ये 3.5 में 4% तक चला ही जाता है किसी ना किसी तरीके से। फिर कोई ना कोई लोन जो है बाहर से लेना पड़ता है किसी फलाने प्रोजेक्ट के लिए, जहां पर जो है पैसे की पूर्ति नहीं हो पाती है टैक्सेस के रूप में। और आगे यहाँ पर लास्ट में बोल रहे हैं परहैप्स इट विल एंड अप एट 10%, 10% तक भी यहाँ पर जो है एंड हो सकता है, विदाउट फजेस एंड लेस विद फजेस। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक भारत सरकार ने काफी लंबे समय पहले, 15 साल पहले, एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया था कि यहाँ पर ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट रेल कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर जो भारत का वेस्टर्न फ्रंट है, अगर जो नॉर्दर्न फ्रंट है, इसको यहाँ पर जोड़ा जाएगा जो ईस्टर्न इंडिया है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोलकाता की बात करें, ओके, तो यहाँ पर जैसे लुधियाना से कोलकाता एक कॉरिडोर चलाया गया था, तो यहाँ पर अभी भी उसका काम जो है पेंडिंग है, कहीं कहीं बन गया है, कहीं कहीं अभी भी जो काम रुका हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स भी 15 साल हो गए अभी तक इनकम्प्लीट हैं। तो आगे बात कर रहे हैं जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन अनाउंस हुई थी, तो वहां पर भी जापान बोला था कि मैं 0% ब्याज के ऊपर यहाँ पर जो है काम करूंगा, जो इंटरेस्ट है 0% लूंगा मैं आपसे। तो ये भी ये क्रिपल कर रही है, यहाँ पर भी काम नहीं चल रहा है। इसके अलावा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो इनकी भी गिनती भारत में बहुत कम है। तो यहाँ पर अभी भी हम जो है प्लान करके चलते हैं, अभी फ्रांस के साथ प्लान करके चल रहे हैं कि अभी वहां से इन्वेस्टमेंट आएगी, वो टेक्नोलॉजी देंगे तो हम यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लगाएंगे। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भारत को जरूरत है कि ऐसे प्रोसीजर्स को, ऐसे प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करे। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट हमने बनानी है आने वाले समय में। तो अगर इसको हिस्सा बनाना है एंटी रिसेशन पॉलिसी का, तो यहाँ पर स्पीड अप करना होगा काम को। तो आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, यही ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल बनाना, मतलब कि जिससे आप आगे सुविधा प्रोवाइड करो। जैसे एक मशीन लेकर आते हो, मशीन से आगे प्रोडक्ट बनाते हो, मशीन एक तरह की कैपिटल है, प्लांट एक तरह का कैपिटल है, ये जो हाईवेज बन रहे एक तरह का कैपिटल है देश का, डैम्स बन रहे एक तरह का कैपिटल है, ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स लग रहे हैं कैपिटल है एक तरह का। ओके, तो यहाँ पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ना, अगर किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ लेकर आनी है तो वहां पर उसके लिए एक अहम कड़ी है। अगर उसके फ्यूचर ग्रोथ की बात करें, अगर इनकी इंस्टॉलमेशन अच्छे से हो जाएगी तो फिर ये चलते रहेंगे और जीडीपी में कुछ ना कुछ ये जो है इंटरवेन करते रहेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉफिट जीडीपी को देते रहेंगे। जीडीपी की जो यहाँ पर परसेंटेज है वो राइज करने में बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर 37% ऑफ जीडीपी किसी जमाने में ये पीक पे था, ओके, एक दहाके पहले की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और दोबारा ये 28 से 29% जीडीपी के हो गया इन रियल टर्म्स बिफोर कोविड-19, एंड इट फेल टू 22.3% in the first quarter but has recovered sharply to an heartening 29% in second quarter। तो यहाँ पर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो अभी 29% चल रहा है, जो सेकंड क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसके हिसाब से। तो ये अगर इस ट्रेंड को कंटिन्यू रखना है तो इकोनॉमी को हील करना होगा जल्दी से जल्दी, और यहाँ पर जो है कैपिटल बूस्टिंग करनी होगी, इन्वेस्टमेंट और लानी होगी आने वाले समय में। अगर अच्छे से हमें जो रिजल्ट चाहिए आने वाले समय में, तभी हमें यहाँ पर आगे उस हिसाब से बढ़ना होगा। आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं महंगाई की, कि ये भी यहाँ पर जो है रिसेशन के समय पर ये कोलैप्स हुई है, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है यहाँ पर बढ़ती जा रही है भारत में। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर प्राइस है, तो वहां पर ये भी जो है 7.6% के हिसाब से अक्टूबर महीने में जो है महंगाई दर बढ़ा है। तो यहाँ पर ये सब चीजें, अगर महंगाई बढ़ी, इसका रीजन यहाँ पर बोला गया है कि जो एक्सेस रेन हुई है, तो उसकी वजह से जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो डिस्ट्रॉय हुई हैं, जिसकी वजह से वेजिटेबल के जो प्राइसेस है वो बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो महंगाई दर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि खरीफ क्रॉप्स, मुझे एग्जाम्पल दीजिए कम से कम 5 खरीफ क्रॉप्स की। तो यहाँ पर कोर इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पर अभी भी ये हाई ही है, 5.8% के आसपास है ओवरऑल जो इन्फ्लेशन दर है। तो आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इसी इन्फ्लेशन को 2 से 6% के बीच में कंट्रोल करके चलती है। तो यहाँ पर कंज्यूमर प्राइसेस 7.6% तक पहुंच रहे हैं, तो मतलब महंगाई दर जो है वो आउट ऑफ द कंट्रोल जा रही है।
आगे इसका रीजन जो बताया गया है वो है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या काम कर रही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जब ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो कम होते हैं, गिरते हैं, उसका बेनिफिट नहीं पहुंचाती है कंज्यूमर तक, जो भारत के कंज्यूमर है वहां तक। तो वहां पर भारत क्या करता है कि अगर सपोज करो कि गल्फ कंट्रीज में जहां से भी हम तेल का आयात करते हैं, तो वहां पर अगर प्राइसेस बहुत कम हुए तो भारत सरकार उसका बेनिफिट उठाती है कि मैं अपना खजाना कैसे भरूं। तो उसमें उसमें क्या करती है कि टैक्सेस को, जैसे टैक्सेस रहते हैं वो वैसे रहने देती है, या उसको थोड़ा और बढ़ा देती है, और जो टैक्सेस से मनी आती है वो अपने पास खींच लेती है। जो बेनिफिट पहुंचना चाहिए था कंज्यूमर को, अगर इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में अगर प्राइसेस कम हुए तो वही बेनिफिट पहुंचाना चाहिए था कंज्यूमर्स को, वो नहीं पहुंचता है। तो उस बेनिफिट्स को साइड पे करके सरकार अपना फायदा वहां पर सोचती है, इसकी वजह से भी यहाँ पर जो है महंगाई बढ़ रही है। तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपको आर्टिकल अच्छा लगा है, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है शेयर करें। आप कमेंट करें, लाइक करें, मुझे बताएं कैसा आपका रिस्पांस है, कैसा लगे आपको, आर्टिकल कैसे लगते हैं। और अगर किसी तरह की भी जो चेंज करने की ज़रूरत है उसके सजेशन भी जो है आप मुझे दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।